हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेट के बारे में। सेट। तो बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में कि सेट बोलते किसको है। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में मेरे ख्याल में। अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा से देख सकते हैं। सेट बेसिकली क्या है हमारे, इट इज द वेल डिफाइंड collection of distinct object। सेट बेसिकली हमारा एक तरह का कलेक्शन है। कलेक्शन अब दुनिया जान के हो सकते हैं भाई, कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ बुक, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इवन मतलब कि क्लासेस। और मैथमेटिक्स में कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, दुनिया जान के मतलब कि हो सकता है कलेक्शन। लेकिन ये कलेक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर कोई मतलब कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मींस कि अगर हम कोई एलिमेंट उस कलेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग डालें उसमें, तो वो एलिमेंट में, उस एलिमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो एलिमेंट उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। इट मींस दैट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए हमारे? डिस्टिंक्ट। और कैसे होना चाहिए हमारा कलेक्शन? वेल डिफाइंड। सो यहां पे हम लिख सकते हैं वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड मींस there is no ambiguity। ambiguity means कोई कंफ्यूजन, मतलब कि एलिमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। there is no ambiguity regarding inclusion or exclusion of elements in it। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं भाई कि अगर मैंने आपसे कहा भी अगर आप अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताओ, तो आप बताओगे भाई मेरा फेवरेट क्रिकेटर जी विराट कोहली। लो जी, आजकल MS धोनी बहुत नाम में चला हुआ है। तो MS धोनी। दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। अगर मैंने यही सवाल आपके किसी दोस्त से पूछा, किसी और से पूछा, तो वो कहेगा भाई मुझे तो पसंद है भाई एडम गिलक्रिस्ट। उसको भाई साहब को अंग्रेज ज्यादा पसंद है। ठीक है, अरे की पॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रहे हैं इस टाइप से। अगर यही सवाल मैंने किसी और तीसरे बंदे से पूछा, तो उसकी कलेक्शन में कोई दूसरे प्लेयर आएंगे अपने। ठीक है, सवाल एक ही है लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है हमारा, यानी कि एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे, अलग अलग आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन क्या था हमारा? कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर। तो यहां पर विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, दुनिया के सारे क्रिकेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारे एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। अब आपने दुनिया में कोई भी क्रिकेटर उठाया, इस रूल में रखा, जिसको वो पसंद होगा वो अपने कलेक्शन के अंदर डाल देगा, जिसको नहीं पसंद होगा नहीं डालेगा। अब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, किसी की कलेक्शन में विराट कोहली आएगा, किसी कलेक्शन में नहीं आएगा, किसी की कलेक्शन में MS धोनी आएगा, किसी कलेक्शन में नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विराट कोहली या किसी भी क्रिकेटर को लगा के कंफ्यूजन हो रही है कि वो उसके कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। तो आप कहोगे भैया ऐसे तो मतलब कि कलेक्शन बनने ही नहीं वाला, सभी के अंदर एम्बिग्यूटी होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर रूल को फिक्स कर दूं कि अगर मैं लिखूं कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर स्कोरिंग less than 5000 runs in ODI वनडे इनिंग। तो ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने मतलब कि ODI इनिंग्स के अंदर, वनडे इनिंग के अंदर 5000 से कम रन स्कोर कर रखे हैं, तो आप गूगल पे फटाफट से टाइप करोगे, सारे के सारे क्रिकेटर की लिस्ट आ जाएगी हमारी। तो ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बोलो या दुनिया के बाहर के किसी व्यक्ति को बोलो, समझ लो किसी की बात करूं, तो दुनिया के बाहर किसी भी व्यक्ति की बात करो, वो उस कलेक्शन में क्या डालने वाला है भाई? वो सेम ही कलेक्शन आएगी, सेम ही क्रिकेटर आने वाले जिनके 5000 से कम रन होंगे। यानी कि हमारी कलेक्शन क्या होगी, रूल के अकॉर्डिंग फिक्स ही रहने वाली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सेट। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस होंगे जो कि वेल डिफाइंड नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस होंगे जो कि वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपने क्लास 11th में पहले से ही पढ़ लिए होंगे। थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम क्लास 12th में देखने वाले हैं, धीरे धीरे करके आप आ जाओगे हमारे इसमें।
सो सेट के कैसे एलिमेंट्स होंगे हमारे, वेल डिफाइंड, और कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जैसे कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वोवल्स। ये सेट क्या रहेगा अभी हमारा, फिक्स रहेगा। वोवल्स हमारे ए ई आई ओ यू ही होने वाले हैं। अगर आप अल्फाबेट उठाओगे इंग्लिश के, ए बी सी डी ई एफ, सारे के सारे, उन अल्फाबेट्स में से कोई भी एक एलिमेंट उठाए, इस रूल के अंदर डालोगे, क्या ए इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। क्या बी इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा भाई। कोई कंफ्यूजन है बी को लेके, आएगा कि नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट मींस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। फर्दर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है भाई हमारे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं सेट को ऐसे लिख देता ए ई आई ओ यू, तो ये हमारा सेट नहीं बनता। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए हमारे, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग। फर्दर सभी एलिमेंट्स को आपको किसके अंदर प्लेस करना है, ब्रेसिस के अंदर। सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे हमारे, ब्रेसिस के अंदर आएंगे, सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा। चलो फर्दर एक और बात डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर आ रहा है, जैसे कि ए हमारा सेट के अंदर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट। मान लो सेट का नाम क्या है भाई हमारा, ए कैपिटल, तो ए क्या है भाई हमारे इस कलेक्शन के अंदर आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स, जैसे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल लगाएंगे। अगर आ रहा है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, नहीं आ रहा तो ये वाला सिंबल। इसका मतलब क्या है भाई, अपसाइलन, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसाइलन। इट मींस बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ऐसे दुनिया जहान के कलेक्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि मैथमेटिक्स में बात करें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 अप टू, इसका मतलब क्या होगा भाई आपको, इनफाइनाइट। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट, कि मतलब चलते रहेंगे अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है भाई हमारा होल नंबर, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको, 0 1 2 3। ये कलेक्शन भी क्या कहलाएगा हमारा, सेट, क्योंकि हमें पता है होल नंबर में क्या 0 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। क्या -1 आएगा, नहीं आएगा भाई। क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 2 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। क्या 3/2 आएगा होल नंबर में, नहीं आएगा भाई। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी नंबर, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट आल्सो। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है भाई, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके अंदर सारे सारे होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी हैं, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्शन अगर मैं लिखूं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मींस दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और p/q क्या होंगे यहाँ पर हमारे, इंटीजर। अब इस सेट के एलिमेंट्स लिखना कोई थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो सकता है। हर एक एलिमेंट्स मतलब कि हमें नहीं पता किस टाइप के एलिमेंट दिखने वाले हैं, तो इस सेट के हम क्या लिखेंगे, एक सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी मैंने क्या लिखी थी, रोस्टर फॉर्म। ये भी क्या है भी हमारे रोस्टर फॉर्म, ये हमारी सेट रिप्रेजेंटेशन है। रोस्टर फॉर्म मींस एक्चुअल एलिमेंट। मैं धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर रहा हूं बीच बीच में। रोस्टर फॉर्म मींस सेट के हर एक एलिमेंट लिखे हो वहां पर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मींस सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पे सेट का क्या लिखा होगा, रूल। सेट का क्या लिखा होगा, रूल। वो रूल कैसे लिखेंगे हम, ब्रेसिस, यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कलेक्शन में किस टाइप के एलिमेंट्स आने वाले, सच दैट, 2 बिंदु लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, सच दैट। यहां पे हम लिखेंगे इसका रूल, रूल ऑफ कलेक्शन। इस कलेक्शन का रूल क्या है, बेसिस का। ठीक है, तो यहां पर किस टाइप के ऑब्जेक्ट आने वाले हैं भाई हमारे, p/q टाइप के। किस टाइप के रैशनल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, p/q टाइप के। और रूल क्या है भाई, p और q क्या हो सकते हैं भाई हमारे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। और क्या q की वैल्यू 0 हो सकती है कभी भी, क्या q की वैल्यू 0 हो सकती है, दैट इज आई एम वांट टू से दैट समथिंग अपॉन 0। क्या ये क्वांटिटी डिफाइन होती है, ये क्वांटिटी कभी भी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि अगर आप मतलब कि डिवीजन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्वांटिटी कभी डिफाइन नहीं होगी। फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो क्यों क्या होगा भाई हमारा, नॉट इक्वल टू 0। क्यों क्या हो सकता है भाई हमारा, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यों 0 हो गया तो ये क्या होगा भाई हमारा, नॉट वेल डिफाइंड। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर ये क्वांटिटी वेल डिफाइंड है तो ये किसी ना किसी के इक्वल आएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p = x × 0, दैट इज p क्या बन गया भाई हमारा,
0। दैट इज अगर मैं p को क्या ले लूं 3/0, 3 क्या 3 0 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अगर ये क्वांटिटी डिफाइन है तो किसी ना किसी के इक्वल होगी, तो इक्वल होगी तो यहाँ पर लीनियर इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही होंगी सारी की सारी। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 3 किसके इक्वल आएगा? x मल्टीप्लाई 0। किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है अपना 0। तो क्या 3 0 के इक्वल होता है? नहीं होता। सो दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू एनीथिंग। सो ये क्वांटिटी क्या होगी हमारी? नॉट डिफाइंड। ठीक है। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द रैशनल नंबर, दैट इज ऑल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो हम सेट को या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम सेट को डिफाइन नहीं कर सकते तो उसकी क्या लिखेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। सो ये था भाई हमारा सेट के बारे में। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई 11th क्लास के अंदर? सबसेट। सबसेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है सब सेट। सेट का सब पार्ट मींस सेट का कोई भी पार्ट, सबसेट। ठीक है। तो इसके बारे में क्या होगा भाई? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर हमें दो सेट गिवन है, टू सेट्स, then A is said to be subset of B if A को B का सबसेट कब कहेंगे? A को B का सबसेट कब कहेंगे? if every element of A is in set B। अगर A का हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे A के, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे B के अंदर भी होंगे, तब हम A को क्या बोल देंगे? B का सबसेट है। दैट इज मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? दैट इज फॉर एनी, अगर कोई एलिमेंट हमारा स्मॉल a कैपिटल A के अंदर है, स्मॉल a का मतलब होता है एलिमेंट, कैपिटल का मतलब होता है कि वो सेट को डिफाइन, मतलब सेट को, कि हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ। कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है विच इंप्लाइज वही एलिमेंट बी के अंदर, दूसरे सेट के अंदर भी हो गया, फॉर एनी, यानी कि हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी है, देन आई कैन से देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये किसका सिंबल है भाई? हमारा सबसेट का। देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए such that that element also in set B, then I can say that A is subset of B। For example, अगर मैंने बी सेट ले लिया ए ई आई ओ यू, ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ फोर वेरिएबल्स। मैंने दो तीन सेट लिखे यहाँ पर, जैसे कि ए सेट क्या है भाई हमारा? ए आई। सेट सी क्या है भाई हमारा? मान लो बी सी। सेट डी क्या है भाई हमारा? लो जी जोकर, जिसके दो सींग है, हंस रहा है ना। तो क्या सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैविंग टू हेयर्स वो लगा दे यहाँ पे, मतलब ये छोड़िए। तो क्या इसके हर एक एलिमेंट इसके अंदर है? हमें चेक करना भी क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? हमें देखना भी ए के एलिमेंट, ए इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, आई इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है? नहीं, लेकिन इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो मैं क्या कहूंगा? A इज सबसेट ऑफ B। तो क्या C B का सबसेट हो सकता है? देखो C इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, B इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होगा कि वो इसके अंदर है लेकिन इसके इस सेट के अंदर नहीं हो, तो मैं क्या बोल दूंगा? उसका सबसेट नहीं, यानी C इज नॉट द सबसेट ऑफ B। और ये बाबूजी क्या ये सबसेट है इसके? नहीं है जी। यानी कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट नहीं है तो एक ऐसा एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर कि वो वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर ना हो। दैट इज इफ A is not the subset of B, then there exists A belongs to capital A such that A does not belongs to B।
कि ये वाला एलिमेंट सेट ए में तो होगा लेकिन बी के अंदर ना हो, तब मैं क्या बोल दूंगा कि वो सेट उसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ई है, इसके पास ई नहीं है, लेकिन ए बी का सबसेट होगा। ऐसे तो कर सकते हैं हम कि बी जो है हमारा ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, बट ए इज सबसेट ऑफ बी। फर्दर इट इज आल्सो रेफर्ड एज प्रॉपर सबसेट, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन, यू कैन से दैट बड़े वाले सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें, बड़े वाले सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उसके अंदर है लेकिन उसके छोटे वाले पार्ट के अंदर नहीं है। जैसे कि इसके अंदर ई है, इसके अंदर ई नहीं है, तो इस सेट को उसका क्या बोल देंगे हम? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सेट बनाऊं, देखो मान लो मैंने एक सेट ई बनाया, तो ई के अंदर यू नहीं है, इसके अंदर यू है, फर्दर इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये वाला क्या होगा? इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। मींस प्रॉपरली उसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज है भाई हमारी सबसेट को लेके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई हमारी? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। पता है आपको एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट मींस एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट, मतलब दुनिया का कोई भी एलिमेंट उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट। तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है हमारा 0 से छोटा, तो क्या ये सेट हमारा वेल डिफाइंड है? मतलब मैंने सेट ए डिफाइन किया है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सिंगल, सिंगलेट मींस इसको सिंगलेट बोलते हैं वैसे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है भाई हमारा? यहां पर a x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 0। क्या दुनिया का ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 0 से छोटा हो? अब दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या वो 0 से छोटा होने वाला है? नहीं होने वाला। तो यानी कि इस कलेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। टोटली वेल डिफाइंड, नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड, लेस देन 0 वेल डिफाइंड, एक्स वेल डिफाइंड, बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई दुनिया का ऐसा एलिमेंट है नहीं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। इट मींस एम्प्टी कलेक्शन इज आल्सो अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो एम्प्टी कलेक्शन को भी क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट। इसको कैसे डिनोट कर दिया था? एम्प्टी ब्रेसेस या फिर ऐसे सुंदर सा सिंबल। ये सिंबल दिया था हमारे सर जॉर्ज कैंटर, मतलब सारी थ्योरी जॉर्ज कैंटर जी ने दी है। जी बिल्कुल जी। सो इसको लेके एक बात आ रही है भाई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई सबसेट को लेके, कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि दुनिया का कोई भी सेट हो उसका एम्प्टी सेट सबसेट होने वाला है, दैट इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आप कहोगे क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी? अब मैंने बताया था भाई अगर मान लो एम्प्टी सेट इसका सबसेट नहीं है, कि मान लो एम्प्टी सेट इसका सबसेट नहीं है, तो एम्प्टी सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एम्प्टी सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। मतलब कि अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके अंदर तो है बट इसके अंदर नहीं है। क्या एम्प्टी सेट के पास ऐसा एलिमेंट है? इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है भाई, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही नॉट सबसेट की। इट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज अ सबसेट ऑफ, it is a subset of A. By default, it is a subset of A. That is, it does not have any element which belongs to this set but does not belong to this set, and hence empty set is subset of every set. समझना। Second property, every set is subset of itself. दुनिया के सारे सेट क्या होंगे? खुद के सबसेट होने वाले। दुनिया में कोई भी सेट उठाओ, जैसे कि हमने ई उठाया, क्या ई खुद का सबसेट होगा? क्या ई खुद का सबसेट होगा? अब ई के अंदर मान लो ए है भाई हमारा, ए, क्या ई खुद का सबसेट होगा? ए इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ई इसके अंदर है, इसके अंदर भी है,
आई इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ओ इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है ना, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई एंड हेंस दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, फर्दर दिस सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सबसेट। ठीक है, these sets are also called as equal set। that is a b के इक्वल कब होगा? जब दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे होंगे। जब दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे होंगे तो दोनों के पास सेम ही एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये इसको कंटेन करता है और ये भी इसको कंटेन कर रहा है, तो दोनों सेट क्या होंगे? एक दूसरे के सबसेट है, एंड हेंस बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट, are said to be equal set, that is both have same number of elements and same elements। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी बात सबसेट की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन आने वाला है, रिश्ता। उससे पहले मैं एक बात और डिफाइन करूंगा। अगली बात है भाई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा एक तरह का सेट होता है भाई। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई हम? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करूंगा मैं? ऐसे करके, ए क्रॉस बी। ये क्या होगा भाई? हमारे एक तरह का कलेक्शन ही होने वाला है। कलेक्शन है तो सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? ब्रेसेस के अंदर। एलिमेंट्स कैसे दिखने वाले हैं इसके? इस टाइप के, ए कोमा बी। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मींस वेल मैनर्ड, और यू कैन से दैट वेल, अच्छे तरीके से सारे एलिमेंट्स हमने अरेंज कर रखे होंगे इस तरीके से कि जो पहला एलिमेंट होएगा वो कहां से आएगा? हमारा सेट ए से। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? हमारा सेट बी से। दैट इज ए कहां से आएगा भाई? हमारा ए से। बी कहां से आएगा? कैपिटल बी से। वेल ऑर्डर, यू कैन से दैट। सो इस कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जैसे ए क्या है भाई हमारा? मान लो 1,2, बी क्या है भाई हमारा? a, b। देन a क्रॉस b का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एंट्री सेट a की, सेकंड एंट्री सेट b की। सो कैसे लिखेंगे हम? 1 किसके साथ पेयर बनाएगा? a के साथ। फर्दर 1 कैन मेक अ पेयर विद b, 1 की पॉसिबिलिटी सारी खत्म। 2 किसके साथ पेयर बनाएगा? हमारा a के साथ। फर्दर 2 किसके साथ पेयर बनाएगा? हमारा b के साथ। तो इस कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट एंट्री कहां से आएगी? हमारी सेट ए से। सेकंड एंट्री कहां से आएगी? हमारी सेट बी से। फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं क्या बोलता हूं? ऑर्डर पेयर। इसको मैं क्या बोलता हूं? ऑर्डर पेयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी? उनकी इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए के अंदर हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एंड बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? 100% इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ये हमारे दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी और आती है बेस में, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा until a is not equal to। अगर a b के इक्वल हो गया तब तो ऑब्वियसली a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a होगा। अगर इक्वल नहीं है तो a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होने वाला। दैट इज इट डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्पिटिटिव लॉ। गर्मा गर्म टॉपिक है बिल्कुल। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। आपको कहोगे रिश्ता किसका भाई? दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिश्ता होने वाला है उस रिश्ते को मैं क्या बोलूंगा? रिलेशन। तो उस रिश्ते को कैसे डिफाइन करेंगे? उस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज आर इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ
आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको डिफाइन किया इस तरीके से। तो रिलेशन कब कहूंगा ए से बी का, कि जब एक ऐसा सेट जो इस सेट का क्या होगा, सबसेट या उसके इक्वल होगा। मींस इस सेट का कोई भी सबसेट हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दैट इज मैंने मान लो R1 लिया 1 A 2 B, क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो मैं क्या कहूंगा, दिस सेट दैट इज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज यू कैन से दैट R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। R1 क्या होगा भाई, हमारा A टू B का एक रिलेशन। और फर्दर इस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट होगा, मान लो दैट इज 1 A बिलोंग्स टू R1, तो मैं क्या कहूंगा, 1 इज रिलेटेड टू A, या फिर कैसे लिखूंगा इसको, 1 रिलेटेड विद A। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिलेशन बोलता हूँ, रिलेशन फ्रॉम A टू B, दैट इज कोई भी सबसेट A क्रॉस B का वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी बात आती है भाई रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम वही रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या गिवन होगा, उसका रोल गिवन होगा, और रोस्टर फॉर्म में क्या गिवन होगा भाई, हमारे उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे। फर्दर कहीं किसी किसी बुक में भाई उसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं, कि अगर मान लो इसका हमें एरो डायग्राम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, ऐसे करके दो गोले बनाए हमने, सुंदर, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट लिख देंगे, कौन कौन से सेट ए के एलिमेंट, 1 2। सेट बी के एलिमेंट लिख देंगे, सेट बी के एलिमेंट कितने होंगे हमारे, ए बी। तो यहाँ पे देखा हमने रूल के अकॉर्डिंग 1 किस पे जा रहा है भाई, हमारा ए पे, 2 किस पे जा रहा है भाई, हमारा बी पे। तो ये क्या होगा भाई, इसका एरो डायग्राम, ये क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम डिफाइन ना कर पाए, क्योंकि हमें ऐसा कोई रूल दिख नहीं रहा कि किस रूल से एलिमेंट्स आपस में रिलेट करें। ठीक है, तो बात आती है भाई हमारी नंबर ऑफ रिलेशंस की, कि दो सेट के बीच में मैं कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं। अब दो सेट के बीच में उतने ही रिलेशन डिफाइन कर सकते हो जितने इसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B आर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ E क्रॉस B। दैट इज अगर A के अंदर हमारे m एलिमेंट्स हैं, B के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे इसके, 2 की पावर n। कमेंट करके बताना कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, 2 की पावर n। तो अगली वीडियो में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। ठीक है, सो ये था भाई हमारा रिलेशन के बारे में। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि मैं और कुछ बात बता पाऊँ आपको रिलेशन को लेकर। दैट इज इसकी डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, सुंदर सा एग्जांपल। सेट ए क्या मान लो हमारा 1 2 3 4। सेट बी क्या भाई हमारा x such that x belongs to natural number and x less than equal to 12 greater than equal to 1। रिलेशन R क्या भी हमारा, बैठो जी x, y such that y is equal to x plus 1। ठीक है, ठीक है भैया जी। रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B such that जो y होगा हमारी सेकंड एंट्री होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, हमारी x plus 1 के इक्वल। दैट इज जो सेकंड एंट्री होगी भाई हमारी फर्स्ट एंट्री के 1 ज्यादा होगी। जैसे इस मतलब कि ये रिलेशन दिखने वाला कैसा है, सबसे पहले हम इसके लिखेंगे एलिमेंट्स। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है भाई हमारा 1, x को 1 ले होंगे आप। अगर x हमारा 1 है, रिलेशन क्या है भाई हमारा y किसके इक्वल होगा, x plus 1 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी 1 plus 1 दैट इज 2। तो आप कह सकते हो 1 2 भाई हमारा इस रिलेशन में होगा। अगर x हमारा 2 हुआ तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 plus 1 दैट इज 3। सो 2 3 हमारा रिलेशन में होगा। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी 4। सो 3 4 हमारे रिलेशन में होगा। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी 4 plus 1 दैट इज 5।
दैट इज 4,5 रिलेशन में होगा। तो क्या मैं x के वैल्यू 5 पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकते, क्योंकि 5 हमारे के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आके हम रुक जाएंगे। सो रिलेशन के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे भाई हमारे? 1,2, 2,3, 3,4 एंड 4,5। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। फर्दर अब मुझे डिफाइन करना है इसकी डोमेन को। डोमेन किसको बोलते हैं भाई हम? डोमेन होगा भाई हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। यानी कि फर्स्ट एंट्री जो भी होगी ऑर्डर पेयर के अंदर, उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा भाई हमारा? डोमेन। तो डोमेन सेट क्या बनेगा भाई हमारा? 1, 2, 3, 4। कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा भाई हमारा? जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया वो कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा भाई हमारा? कोडोमेन, दैट इज बी। और रेंज क्या कहलाएगा भाई हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज इन द ऑर्डर पेयर। सारे सेकंड एंट्री के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? इसका रेंज सेट बोलेंगे, दैट इज 2, 3, 4, 5। सो ये क्या है भाई हमारा? रिलेशन, दैट इज, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर कि डोमेन क्या होगी भाई हमारी? कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज 1, 2, 3, 4। रेंज क्या होगा भाई हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज, दैट इज 2, 3, 4, 5। एंड कोडोमेन क्या होगा भाई हमारा? कंप्लीट सेट बी इज रेफर्ड एज कोडोमेन। सो ये था भाई हमारे रिलेशन के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन, और यू कैन से टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अलग अलग डेफिनेशन। चलिए मिलते हैं।